हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अब हम सरफेस केमिस्ट्री सतह रसायन पढ़ना शुरू करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमेना दैट ऑकर एट द सरफेसेस और इंटरफेसेस। सरफेस केमिस्ट्री वह केमिस्ट्री है जिसमें हम सॉलिड्स की सरफेस पर या इंटरफेस पर होने वाली फिनोमेनन को, केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं, समझते हैं। सतह रसायन में ठोसों की सतह या अंतरापृष्ठ के ऊपर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सतह रसायन में हम क्या पढ़ते हैं? सॉलिड की सरफेस पे, ठोस की सतह पर जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। और ठोस और गैस को हम इस प्रकार दर्शाते हैं। ठोस और गैस के बीच में या तो हाइफन लगाते हैं या ठोस और गैस के बीच में ऑब्लिक लगाते हैं। सॉलिड ऑब्लिक गैस, मतलब सॉलिड के ऊपर गैस की जो भी क्रिया होती है वो हम इसमें पढ़ते हैं। अब जो मेटल्स हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, वो उनके ऊपर कुछ न कुछ पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो उसमें यहाँ पे दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक कहलाती है एड्सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन क्या होता है? द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। किसी भी सॉलिड, ज्यादा करके सॉलिड, कभी कभी लिक्विड्स की सरफेस पर जो भी कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज इकट्ठी हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज इज मोर ऑन सरफेस रादर देन इन बल्क। इसमें जो स्पीशीज, जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं उनका कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर ज्यादा है, बल्क में यानी अंदर की लेयर्स के अंदर उनका बहुत कम रहता है या नहीं भी रहता है। तो अधिशोषण क्या क्रिया हुई? अधिशोषण में जब किसी पदार्थ, गैस या द्रव की किसी ठोस की सतह पर संलग्न सांद्रता उसके स्थूल में उपस्थित सांद्रता की अपेक्षा अधिक होती है, तब इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण मतलब क्या? प्रायः किसी ठोस की सतह पर जो भी पदार्थ इकट्ठा हुआ है उसकी जो सांद्रता है, उसका जो कंसंट्रेशन है, उसके स्थूल से उपस्थित सांद्रता की अपेक्षा अधिक हो जाती है। मतलब सतह के ऊपर सांद्रण अधिक हो जाता है और जो स्थूल यानी जो बल्क है, बाकी का जो पदार्थ है, उसमें सांद्रता बहुत ही कम होती है या कभी नहीं भी होती है। तो यह अधिशोषण हो गया। मतलब अधिशोषण एक ऐसी घटना है जो कि सतह के ऊपर होती है। जैसे कि अभी अगर आप देखें तो ये जो हथेली पे मेहंदी लगी हुई है, ये एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस है। ये सतह पे होने वाली क्रिया है। इसमें अंदर की लेयर्स में कोई भी इसके मेहंदी के जो भी कण हैं, जो कलर इसके ऊपर आया है, उसके जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं केवल सतह के ऊपर मौजूद हैं। अंदर इसमें एक भी अंदर तक नहीं गया है। इसलिए यह कैसी घटना हो गई? यह एड्सॉर्प्शन की घटना हो गई, यह अधिशोषण की घटना हो गई। ठीक है, अब दूसरी जो घटना होती है उसमें उसको हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन में सतह के अंदर तक, भीतर तक, जैसे पानी में अगर हम स्पंज का पीस रख देते हैं तो अंदर तक वाटर मॉलिक्यूल्स चले आते हैं, मतलब बल्क में चले आते हैं, स्थूल में चले आते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। अभी हम जो सतह होती है उसको हम बोलते हैं, जो सरफेस है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, यानी सतह को हिंदी में बोलते हैं अधिशोषक। जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होने वाला है, कोई पदार्थ जाके इकट्ठा होने वाला है, वो सतह कहलाती अधिशोषक। फिर जिस पदार्थ का एड्सॉर्प्शन होता है, जो पदार्थ इकट्ठा होता है, वो कहलाता है एड्सॉर्बेट। अधिशोषित पदार्थ को बोलते हैं अधिशोष्य बोलते हैं। और कभी कभी अगर जो पदार्थ सतह के ऊपर इकट्ठा हुआ है वो उससे अलग हो जाता है, तो अलग होने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं विशोषण। तो सेपरेशन ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे से एड्सॉर्बेट का हटना की प्रोसेस को डीसॉर्प्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डीसॉर्प्शन बोलते हैं। अधिशोष्य पदार्थ के अधिशोषक पृष्ठ से अलग होने की प्रक्रिया कहलाती है विशोषण। इसमें सब्सटेंस पूरी तरह से अलग हो जाता है। अब हम समझते हैं एब्सॉर्प्शन क्या है। इन एब्सॉर्प्शन कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। इसमें सॉलिड की हर एक सतह पर, अंदर तक की सभी सतह में जो भी सब्सटेंस का एड्सॉर्प्शन हुआ है वो अंदर तक एक समान रहता है। तो जो सतह पर जो क्रिया हुई वो एड्सॉर्प्शन हुई, और सतह के भीतर तक जो क्रिया हो रही है, जिसमें कोई पदार्थ भीतर तक
जा रहा है वो क्रिया हो गई एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर बी का यूज किया है, ए बी, और एड्सॉर्प्शन में ए डी होता है। ठीक है, तो अवशोषण, इस क्रिया को हम बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण एक ऐसी घटना है जिसमें पदार्थ के अणु ठोस के स्थूल व सतह में समान रूप से वितरित रहते हैं। जैसे कि उदाहरण मैंने आपको दिया कि अगर हम पानी में स्पंज का एक टुकड़ा रखते हैं तो स्पंज पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सोख लेता है, तो वह अवशोषण की क्रिया है। इसमें पानी का वितरण पूरे स्पंज के टुकड़े में एक समान होगा। ठीक है, अब हम इसमें एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस समझते हैं। इसको हम पॉइंट्स में पढ़ते हैं डिफरेंस को। देखिए, एड्सॉर्प्शन एक सतह पे, इट इज अ सरफेस फिनोमेनन, ये सतह पे होने वाली क्रिया है। एब्सॉर्प्शन ये होमोजीनियसली होता है और पूरे बल्क में होता है। पूरे बल्क में यानी हर एक लेयर तक, मॉलिक्यूल की आखिरी लेयर तक ये प्रक्रिया चलती है, सारे में होती है। द एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स आर इन हायर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट। जो एड्सॉर्बेट के पार्टिकल हैं वो सरफेस पर उनका कंसंट्रेशन अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। द पार्टिकल्स ऑफ द एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क। इसमें एड्सॉर्बेट के जो पार्टिकल हैं वो पूरे में एक समान वितरित रहते हैं। एड्सॉर्प्शन स्टार्ट्स एट अ फास्ट रेट एंड ग्रेजुअली स्लो डाउन। एड्सॉर्प्शन शुरू में तेजी से होता है, रेट फास्ट होता है, लेकिन बाद में धीमा हो जाता है। एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, और एब्जॉर्प्शन एक स्पीड से होता रहता है, पूरे समय एक जैसा चलता है। ओनली द सरफेस मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ द एड्सॉर्बेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एड्सॉर्प्शन। जो एड्सॉर्बेंट है उसके केवल सरफेस के मॉलिक्यूल, केवल सतह के मॉलिक्यूल एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स ऑफ द एड्सॉर्बेंट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन एब्सॉर्प्शन। और एब्सॉर्प्शन में जो एड्सॉर्बेंट है उसके सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि एड्सॉर्बेंट सभी मॉलिक्यूल्स तक जाता है। फिर द एड्सॉर्बेट सब्सटेंस में बी रिमूव्ड इजीली बाय द प्रोसेस ऑफ डिसऑर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में जो एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस है वो डिसऑर्प्शन द्वारा इजीली हटा दिया जाता है, रिमूव हो जाता है। सम स्पेशल मेथड्स हैव टू बी एम्प्लॉयड फॉर द रिमूवल ऑफ एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस। इसमें एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस को हटाने के लिए कुछ विशेष, कुछ अलग प्रकार की प्रोसेस का उपयोग करना पड़ता है। अब इसको हम हिंदी में समझते हैं। अधिशोषण एक पृष्ठीय प्रक्रिया है, मतलब सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। अवशोषण संपूर्ण पदार्थ में समान रूप से होने वाली प्रक्रिया है। द्रव या गैस की ठोस पदार्थ की सतह पर सांद्रता अन्य स्थानों से अधिक होती है, मतलब जो भी पदार्थ चाहे द्रव या गैस जिसका एड्सॉर्प्शन हुआ है, अधिशोषण हुआ है, उसकी सांद्रता सतह पर अधिक है, अन्य स्थानों से अधिक है। एब्सॉर्प्शन में, अवशोषण में, इसमें एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के स्थूल तथा सतह में समान रूप से वितरित रहते हैं। इसमें जो एड्सॉर्बेट है, अधिशोष्य पदार्थ है, उसका वितरण सारे में समान रूप से होता है। अधिशोषण की गति शुरू में अधिक और बाद में मंद हो जाती है। अधिशोषण शुरू में तेज चलता है और बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। अवशोषण सारे समय एक वेग के साथ होता है, समान गति से होता है। अधिशोषण में किसी अधिशोषण के पृष्ठीय अणु या परमाणु ही सक्रिय भाग लेते हैं। अब अधिशोषण में की क्रिया में जो सतह के ऊपर, जो पृष्ठ के ऊपर जो अणु या परमाणु है वो ही पार्टिसिपेट करते हैं, वही हिस्सा लेते हैं। और अवशोषण में अवशोषक के सभी अणु या परमाणु भाग लेते हैं। अवशोषण में सारे ही अणु या फिर परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों, मैं समझती हूँ आपको अवशोषण यानी कि एड्सॉर्प्शन और अधिशोषण में, अवशोषण में फर्क, एब्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन और अधिशोषण और अवशोषण में अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी जो एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, हम डिटेल में यहाँ पे एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, यानी अधिशोषण पढ़ रहे हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण, यानी कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको शॉर्ट में फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं, फिजिजॉर्प्शन, और दूसरा है केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। इसमें जो बल कार्य करते हैं वो कमजोर बल होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, और इसमें जो बल काम करते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ज़्यादा करके केमिकल या आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं
इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम समझते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिजॉर्प्शन है, फिजिजॉर्प्शन के लक्षण। लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी, मतलब जो फिजिजॉर्प्शन है स्पेसिफिक नहीं होता है, स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर नहीं होता है, मतलब किसी भी सतह पर किसी का भी एड्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। फिर नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, जो फिजिजॉर्प्शन है, भौतिक अधिशोषण जो है वो सतह की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। वह क्या ठोस लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और क्या गैस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर देखते हैं रिवर्सिबल नेचर। जो फिजिजॉर्प्शन होता है वो उत्क्रमणीय होता है, मतलब सॉलिड पे गैस या गैस पे सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं सॉलिड को तो ये मुक्त हो जाता है। फिर सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा फिजिजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट निकलती है, और लेकिन ये क्रिया कैसी होती है, कम इसकी एनर्जी होती है, 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी ही इसके अंदर लिबरेट होती है। प्यारे बच्चों, अब हम फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, मतलब लक्षण पढ़ेंगे। तो फिजिजॉर्प्शन का पहला कैरेक्टरिस्टिक है लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी, मतलब कि यह स्पेसिफिक नहीं होता है यह अपने नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक की सतह पर जिसका निश्चित है वही उसी का अधिशोषण होगा, किसी और का नहीं होगा। यह विशिष्ट नहीं होता है, मतलब कि किसी भी ठोस की सतह पर किसी भी गैस का अधिशोषण हो सकता है, ठीक है। फिर है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, जो एड्जॉर्बेट है मतलब जो अधिशोषण करता है उस सतह की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, और जो पदार्थ है जिसका कि एड्जॉर्प्शन होना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, पदार्थ जिसका अधिशोषण होना है उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए अगर चारकोल लेते हैं, 1 ग्राम अगर हम एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 630 केल्विन होता है उसको ज़्यादा एड्जॉर्ब करती है। मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर 190 केल्विन है, कम है, उसको कम एड्जॉर्ब करती है। और डाईहाइड्रोजन का और भी कम है, उसको और भी कम एड्जॉर्ब करती है। तो कौन से पदार्थ का एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर यह रिवर्सिबल होता है नेचर में, यानी कि हम इसको उलट सकते हैं। जैसे कि किसी गैस का सॉलिड पर एड्जॉर्प्शन हो गया, अगर हम उस सॉलिड को गर्म करेंगे तो गैस उसमें से निकल जाएगी, ठीक। फिर सरफेस एरिया, जो एड्जॉर्बेंट है उसकी जितनी ज़्यादा सरफेस होगी, जितनी ज़्यादा अधिक सतह होगी, उतना ही एड्जॉर्प्शन अधिक होता है। उसके बाद आता है एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी एड्जॉर्प्शन की ऊष्मा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें उसकी एंथैल्पी भी होती है, हालांकि कम एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल तक होती है, कम एंथैल्पी होती है, लेकिन ये होती है। कम इसलिए होती है कि यहाँ पर जो फोर्स काम करते हैं वो कमज़ोर वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। अब केमिजॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि अपने नेचर में बहुत विशिष्ट होते हैं। जिस ठोस के ऊपर जिस सतह के ऊपर जिसका एड्जॉर्प्शन होता है उसी का ही एड्जॉर्प्शन होगा, दूसरे का नहीं होगा। जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो मेटल के ऊपर एड्जॉर्ब होती है और ऑक्साइड बनाती है, और हाइड्रोजन जो है वो ट्रांजिशन मेटल पर एड्जॉर्ब होकर हाइड्राइड्स बनाती है। ये अपने गुण में कैसे होते हैं, विशिष्ट होते हैं। फिर ये इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार एड्जॉर्प्शन हो गया, एक बार केमिजॉर्प्शन की अभिक्रिया हो गई, प्रक्रिया हो गई, तो आप उसको उलट नहीं सकते, पलट नहीं सकते, मतलब हम उन दोनों पदार्थों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वापस नहीं ला सकते मूल अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। और जो फिजिजॉर्प्शन है वो कम टेम्परेचर पर ज़्यादा हो जाता है, और केमिजॉर्प्शन उच्च टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा हो जाता है। फिर सरफेस एरिया, फिजिजॉर्प्शन के समान केमिजॉर्प्शन भी सतह बढ़ाने पर, एड्जॉर्बेंट की अगर सतह बढ़ती है तो वो भी बढ़ जाता है।
और यहाँ पर केमिसॉर्प्शन में एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई है, ये 80 से 240 किलो जूल मोल तक होती है। तो हाई यानी कि उच्च एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है। अब हम इसके अंतर एक बार शॉर्ट में फटाफट रिवाइज करते हैं। पहले हिंदी में देख लेते हैं। भौतिक अधिशोषण वंडरवॉल बलों के कारण होता है। अधिशोषण ऊर्जा 20 से 40 किलो जूल होती है। रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध होने के कारण होता है और इनकी ऊर्जा उच्च 200 से 400 किलो जूल मोल तक होती है। ये निम्न ताप पर होता है, ताप बढ़ाने पर घटता है। ये उच्च ताप पर होता है। ये उत्क्रमणीय है, ये अनुत्क्रमणीय है। अधिशोषण की मात्रा गैस के द्रवण की सहजता पर निर्भर करती है। यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा और द्रवण की सहजता में यानी इजीली लिक्वाइफ, द्रवण की सहजता ने इजीली लिक्वाइफल गैस में कोई संबंध नहीं है। इनकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है। ठीक है, इनकी प्रकृति केमिसॉर्प्शन में प्रकृति कैसी होती है, रासायनिक में विशिष्ट होती है। यह बहुअणुक स्तर बनाता है, इसमें एक अणुक स्तर का बनता है। अधिशोषण की दर अधिशोषक के दाब में प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है। इसमें दाब बढ़ाने के साथ क्रमिक रूप से धीरे धीरे घटती जाती है। यह सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। एरिया बढ़ाता है ना, क्षेत्रफल बढ़ता है तो यह बढ़ जाता है। यह भी एरिया बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अब जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है इसमें वंडरवॉल एड्सॉर्प्शन कहते हैं इसको, इसमें क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस काम करते हैं। इसमें केमिकल बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, इन्हें स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस होते हैं। फिजिसॉर्प्शन की एंथैल्पी 20 से 40 किलो जूल पर मोल है और ये 200 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल है। ये लो टेम्परेचर पर फिजिसॉर्प्शन ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर पर कम हो जाता है। इसमें उल्टा है, हाई टेम्परेचर पर यह ज़्यादा होता है। फिर ये रिवर्सिबल होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। जो एड्सॉर्प्शन है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इजीली लिक्विफाइड होने वाली गैस है तो एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है। यहाँ पर ऐसा कोई रिलेशनशिप एड्सॉर्प्शन और लिक्विफिकेशन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक होता है। ये मल्टी मॉलिकुलर लेयर का होता है और ये जो है यूनिमॉलिकुलर मोनोमॉलिकुलर लेयर का होता है। इसमें रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है और प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कम होता जाता है, यानी रिएक्शन कम होती जाती है। और दोनों ही सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ते जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये देखा गया है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कि जो कोई गैस है उसका जो मास है, उस गैस का मास का जो एड्सॉर्प्शन होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। द मास ऑफ ए गैस एड्सॉर्ब बाय एन एड्सॉर्बेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो जो एड्सॉर्प्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर पर है। तो ये देखा गया है कि किसी डेफिनेट टेम्परेचर पर यदि प्रेशर बढ़ा देते हैं हम, तो सॉलिड सरफेस पर जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो बढ़ जाता है। लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो कम हो जाता है। ठीक है, एट ए डेफिनेट टेम्परेचर द मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन ए सॉलिड सरफेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, घट जाता है। इसके लिए एक रिलेशन फ्रेंडलिक ने दिया और एक जो ग्राफ बनाया, वो जो ग्राफ जो कर्व बनाया उसको बोलते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये देखें, यहाँ पर एक साइड उसने x अपॉन m लिया है। जो x और m है उसमें x जो है वो गैस का मास है कि कितना पदार्थ, कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई है, और जो m है वो एड्सॉर्बेंट का यानी कि सरफेस का मास है। तो x अपॉन m अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो गया और इधर प्रेशर हो गया। तो कम प्रेशर पर ये ज़ीरो, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो ये बढ़ता जा रहा है, देखिए बढ़ता गया और एक स्थिति पर आकर के फिर ये कांस्टेंट हो जाता है, यानी सैचुरेट हो जाता है। ये जो प्रेशर है उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन प्रेशर। तो इस प्रेशर के बाद हम कितना भी प्रेशर बढ़ाएं, एड्सॉर्प्शन की अमाउंट बढ़ती नहीं है। और जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस है उसको हम इस ग्राफ से हम देखते हैं। इस साइड हमने x अपॉन m यानी कि वही अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेड गैस लिया है और इस तरफ हमने प्रेशर लिया है। ठीक है, तो प्रेशर इधर बढ़ता जा रहा है। अब हम टेम्परेचर देखते हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर
करीब करीब यहाँ पर आ रहा है हमारा एड्जॉर्प्शन की अमाउंट। फिर हमने टेम्परेचर -29 डिग्री सेल्सियस यानी 244 केल्विन करा तो एड्जॉर्प्शन बढ़ गया, यानी टेम्परेचर घटाया तो एड्जॉर्प्शन बढ़ गया। टेम्परेचर और घटाया यानी 244 केल्विन से 195 केल्विन पे चले गए तो हम देख रहे हैं ग्राफ और ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया यानी कि एड्जॉर्प्शन की अमाउंट और बढ़ गई। तो हम ये देख रहे हैं कि इस प्रकार प्रेशर बढ़ाने से और टेम्परेचर घटाने से एड्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसका जो रिलेशन है वो x/m = K/P⁻1/n है। ठीक है, अब इसको हम और आगे समझते हैं। यहाँ पर हाई प्रेशर पर x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P⁻1/n, और ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाया तो हमने k रखा, k कांस्टेंट है। ठीक है, अब जब प्रेशर हाई होता है तो द ग्राफ बिकम्स कांस्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया जब प्रेशर बढ़ता है तो ग्राफ यहाँ पर आकर के कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि फिर प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। और जो इंटरमीडिएट प्रेशर्स होते हैं, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा हाई और ना तो बहुत ज़्यादा लो, वहाँ पर xm = K/P⁻1/n के बराबर होता है। यहाँ पर P की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में रहती है और n भी यहाँ पर एक कांस्टेंट है। अब यदि इस इक्वेशन का हम लॉगरिथम लेते हैं, इक्वेशन कौन सी इक्वेशन ली हमने, x/m = K/P⁻1/n। ये जो इक्वेशन है x/m = K/P⁻1/n, इसका लॉगरिथम लेते हैं। जब हम इसका लॉगरिथम लेते हैं दोनों साइड का तो लॉगरिथम log of x/m = log k + 1/n और log of p। अब इस इक्वेशन के अनुसार अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ में देखिए ये इस तरफ हमने log x/m का लिया है और इस समय हमने log p लिया है, तो जो इंटरसेप्ट है वो हमको log k के बराबर होता है, एंगल थीटा है, और स्लोप से हमको 1/n की वैल्यू मिल जाती है। तो ये जो है ये फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम सॉल्यूशन फेज में से किस प्रकार एड्जॉर्प्शन होता है वो समझेंगे। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर हमने कोई सॉल्यूशन और सॉलिड का कांटेक्ट किया है, मतलब सॉलिड को किसी सॉल्यूशन के संपर्क में लाया है, तो सॉल्यूशन में से भी सॉलिड जो है वो सब्सटेंस का एड्जॉर्प्शन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एसिटिक एसिड और वाटर का सॉल्यूशन रखें और उसको चारकोल में मिलाकर शेक करें, हमने क्या लिया, चारकोल लिया और एसिटिक एसिड का पानी में सॉल्यूशन लिया, तो उस सॉल्यूशन की एसिडिटी कम हो जाती है क्योंकि जो चारकोल है वो एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एसिड का सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इसी प्रकार से अगर लिटमस सॉल्यूशन है उसको भी चारकोल में हम लिटमस सॉल्यूशन के अंदर चारकोल डाल के शेक करते हैं तो लिटमस सॉल्यूशन भी कलरलेस हो जाता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट हैं उसको मैग्नेसॉन रिएजेंट में डाल के शेक करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कलर ब्लू हो जाता है, क्योंकि ये जो कलर है वो किसके कारण होता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो मैग्नेसॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है जहाँ पर कि सॉल्यूशन में से सॉलिड कुछ सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करने में आते हैं। इसमें ये बताया है कि जो एब्जॉर्प्शन है वो इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाता है और सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ जाता है। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसके ऊपर भी एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, और फिर इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड द एड्जॉर्बेट, और यह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो एड्जॉर्बेंट है वो कैसा है और जो एड्जॉर्बेट है वो कैसा है, मतलब उनका नेचर किस प्रकार का है। इसको हम हिंदी में समझें तो हमने पढ़ा कि जब एसिटिक अम्ल के जली विलयन में चारकोल मिलाते हैं तो अम्ल जो है वो चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, लिटमस के विलयन में चारकोल डालने पर डालते हैं तो लिटमस का रंग जो है वो
विलयन का रंग गायब हो जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नेसॉन मिला देने से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में नीला रंग आ जाता है। अब इसमें क्या क्या देखना चाहिए। अधिशोषण की मात्रा धीरे धीरे ताप बढ़ाने के संग घटती है। अधिशोषक की सरफेस बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है और अधिशोषण की मात्रा विलयन में कितना विलय है उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक और अधिशोष्य के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है और इसमें भी वही रिलेशन x/m = k C⁻⁴ यहाँ पर प्रेशर की बजाय C यानी कि कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो वहाँ पर चूँकि गैस ली थी हमने तो इसलिए प्रेशर लिया था, यहाँ पर सांद्रण है, विलयन लिया है तो यहाँ पर P के स्थान पर C आ जाता है।